बैक टू माय चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज हम बिजनेस स्टडीज की यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े और कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा। अब है यूनिट 2। यूनिट 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम यूनिट 2 पे आ चुके हैं। यूनिट 1 की सारी वीडियोस मैं पोस्ट कर चुकी हूँ चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देखना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने कोर्स में आगे बढ़ पाएंगे। यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है। पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। हम मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, गेटिंग योर थिंग्स डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सो दैट यू कैन अचीव योर टारगेट्स। तो अब इस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स होंगे, कुछ गाइडलाइंस होंगी, कुछ नियम बनाए गए होंगे। उन्हीं नियमों को हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। उस मैनेजमेंट के जितने भी नियम है, जितने भी गाइडलाइंस है, उन्हीं को हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स किसने दिए? ये प्रिंसिपल्स दिए हैं हेनरी फ्योल ने। किसने दिए? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए। ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। अगले चैप्टर में हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मतलब एडवांस्ड प्रिंसिपल्स। वो किसने दिए थे? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। ये वाले प्रिंसिपल्स दिए हैं हेनरी फ्योल ने, सर हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए। हाउ मेनी? 14 प्रिंसिपल्स। सारे एक दिन तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकती, क्योंकि ऐसे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम 7 इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपको 7 प्रिंसिपल्स कराऊंगी और पार्ट 2 में अगेन 7 प्रिंसिपल्स हम करेंगे। और एक दिन हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इससे रिलेटेड सारी केस स्टडीज करेंगे, क्योंकि बहुत सारी केस स्टडीज आती है इस टॉपिक से रिलेटेड और बच्चे लास्ट तक बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में। लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अगर आपने ध्यान से सुन लिए, समझ लिए, तो आप इस टॉपिक में कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ऑल्सो ये टॉपिक आपके वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्जामिनर आते हैं तो इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस पूछते हैं। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इफ बेसिक्स आर क्लियर, एज अगेन मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप आंसर्स दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला प्रिंसिपल, मैं आपको हर प्रिंसिपल कुछ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, क्योंकि स्टोरी सुनी हुई मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से आपको काम आएगी आपके प्रिंसिपल समझने में। देखो, पहला प्रिंसिपल है डिविजन ऑफ वर्क। फर्स्ट प्रिंसिपल, डिविजन ऑफ वर्क। क्या मतलब है इसका? काम को डिवाइड करना। अब ऑब्वियसली हेनरी फ्योल ने कहा कि अगर हम काम को डिवाइड कर देंगे तो काम ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते हो, आपकी मम्मा तो बहुत अच्छे से जानती होगी, वो सारा काम डिवाइड करके रखती होंगी घर में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 4 वर्कर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर्स है? 4। और उस ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट मिला कि उसे 40 चेयर्स बनानी है। कितनी चेयर्स बनानी है? 40। 4 लोग हैं, कितनी चेयर्स का ऑर्डर मिला? 40 चेयर का। तो एक नॉर्मल माइंड क्या सोचेगा? ठीक है, हर वर्कर 10 चेयर बनाएगा। ऐसे डिवाइड करेंगे काम को। 10 एक वर्कर बनाएगा, 10 दूसरे वर्कर बनाएगा, 10 तीसरा वर्कर और 10 फोर्थ वर्कर बनाएगा। ठीक है, ये होता है डिविजन ऑफ वर्क। लेकिन नहीं, फ्योल ने कहा काम को इस तरीके से डिवाइड नहीं करना। काम को डिवाइड करना है स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। मतलब एक वर्कर क्या करेगा? एक वर्कर सिर्फ 40 टेबल टॉप बनाएगा, एक वर्कर सिर्फ कटिंग करेगा, लेग्स बनाएगा, एक वर्कर सिर्फ टेबल टॉप और लेग्स को पेस्ट करने का काम करेगा, और एक वर्कर सारी टेबल्स को पॉलिश करने का काम करेगा। समझ आया? यानी एक वर्कर सिर्फ टेबल टॉप बना रहा है, एक वर्कर सिर्फ लेग्स बना रहा है, एक वर्कर सिर्फ उन्हें पेस्ट करने का काम कर रहा है, और एक वर्कर सिर्फ 40 टेबल्स को पॉलिश करने का काम कर रहा है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जब हम एक काम करते हैं, हम एक काम स्लो करते हैं, अगली बार सेम काम करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, तीसरी बार और फास्ट, धीरे धीरे अगर हम एक ही काम बार बार करते जा रहे हैं तो उसमें हमारी स्पीड, हमारी नॉलेज, हमारी स्किल्स बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाती है और उस काम में हमारी स्पीड आने लगती है।
तो फ्योर ने यही कहा कि अगर काम को लोगों के अकॉर्डिंग ना डिवाइड करके उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए तो उस काम का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा और ज्यादा जल्दी आएगा, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा उस काम में तो वो जल्दी भी करेगा, और क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा इसलिए वो बेहतर तरीके से भी करेगा। एक ही वर्कर को 4 काम देंगे तो वो किसी भी एक काम में एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन एक वर्कर के पास एक ही काम रहेगा तो वो ज्यादा काम ज्यादा जल्दी करेगा। समझ आया? तो डिविजन ऑफ वर्क बेसिकली है काम को डिवाइड करना, नॉट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन बट एज पर द स्पेशलाइजेशन, एज पर द एक्सपर्टीज। ओके, अब चिल्ड्रन देखो, हर आपकी बुक, आप जो भी बुक यूज कर रहे हैं, चाहे आप वासन यूज कर रहे हैं, चाहे आप सिंगला यूज कर रहे हैं, जो मनीषा यूज कर रहे हैं, कोई भी यूज कर रहे हैं, पर्सनली आई विल सजेस्ट यू आर के सिंगला बिकॉज आई यूजुअली गिव नोट्स फ्रॉम दैट बुक, और बहुत अच्छी है, लैंग्वेज बहुत इजी है, नोट्स बहुत क्लियर है, तो आप आर के सिंगला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी बुक यूज कर रहे हैं तो जब आप ये चैप्टर खोलेंगे तो आपके हर एक प्रिंसिपल के नीचे पॉजिटिव इफेक्ट और वायलेटिंग इफेक्ट जरूर लिखा होगा। तो आपको हर प्रिंसिपल के 2 पॉजिटिव इफेक्ट और 2 वायलेटिंग इफेक्ट लर्न करने हैं। ये क्या होते हैं, ये एग्जाम में आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जब केस स्टडी आती है बोलते हैं यहाँ पे किस प्रिंसिपल की बात हो रही है और उस प्रिंसिपल के बारे में 2 पॉजिटिव और 2 वायलेटिंग इफेक्ट लिखिए, तो आपको वो लर्न होने चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट और वायलेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट मतलब कि इस प्रिंसिपल का क्या अच्छी बातें हैं और वायलेटिंग इफेक्ट मतलब इस प्रिंसिपल की क्या बुरी बातें हैं। तो चिल्ड्रन मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ये वायलेटिंग इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क लाती हूं तो उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, और अगर मैं नहीं लाती, अगर मैंने डिवीजन ऑफ वर्क में नहीं लाई तो उससे क्या बुराई आएगी, उससे क्या नुकसान होगा मेरा। ये डिवीजन ऑफ वर्क के नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ये डिवीजन ऑफ वर्क ना लाने के बैड इफेक्ट्स है, कि अगर मैं ये प्रिंसिपल नहीं लाती तो क्या बैड इफेक्ट्स होंगे। आई होप इट इज क्लियर कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव मतलब इसमें अच्छाई क्या है, और वायलेटिंग मतलब अगर हम ये नहीं लाते तो फिर क्या बुराई है। ठीक है, मतलब बोथ केसेस में अच्छाई ही है वो। तो डिवीजन ऑफ वर्क की पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं तो उससे क्या अच्छा होगा, उससे ये अच्छा होगा कि हमारे वर्क की एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी मतलब काम करने की कला, काम कितनी अच्छी से हो रहा है, कितना प्रॉपरली कंप्लीट हो रहा है, वो बढ़ेगा, क्योंकि एक ही वर्कर जब एक काम को बार बार करेगा तो उसकी एफिशिएंसी 100% बढ़ेगी। और अगर हम नहीं लाते, अगर मैं डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं करती, किसी से भी कुछ भी काम करवा रही हूँ, तो क्या होगा, वर्क एफिशिएंसी वर्कर्स की नहीं बढ़ पाएगी बल्कि रिड्यूस होगी, क्योंकि मेरा वर्कर किसी भी एक काम में एक्सपर्टीज नहीं ला पाएगा। मैंने एक एक लिखा एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी बुक से 2-2 एटलीस्ट लर्न करिए एग्जाम्स में लिखने के लिए। ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ लेट अस कम टू आवर सेकंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इजी है और कंप्लीटली वर्बल है, इसमें कुछ लॉजिक्स नहीं है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल अपने वर्ड से समझ में आ रहा है। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने की पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। आपको अगर कोई जिम्मेदारी दी गई है उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल प्रिंसिपल आपको स्कूल कैप्टन चूज करते हैं तो वो आपको एक जिम्मेदारी देते हैं स्कूल की, कि ये स्कूल आपकी जिम्मेदारी है, आपको इधर के रूल्स को फॉलो करवाना है बच्चों से, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब आपको पावर दी जाती है कि आप कुछ डिसीजंस खुद से ले सकते हैं, उसे कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत छोटा लॉजिक है। अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, अगर आप अपने स्कूल के कैप्टन बन जाते हैं, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि आपको स्कूल के सारे रूल्स बच्चों से कैसे फॉलो कराने हैं। क्या आप वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो कर पाएंगे जब तक आपके पास जरा से भी पावर नहीं है डिसीजन लेने की। आप अपने टीचर से एक पावर मांगेंगे, मैम मुझे थोड़ी सी पावर मिलनी चाहिए कि मैं बच्चों को अपनी तरफ से पनिशमेंट दे सकता हूँ, या मैं बच्चों को ये ऑर्डर दे सकता हूँ, या मैं इस क्लास में ये काम कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए कि मैं छोटे छोटे डिसीजंस, मेन डिसीजंस नहीं पर हाँ छोटे छोटे डिसीजंस खुद से ले सकूं। अगर आपके पास वो डिसीजन लेने की पावर नहीं है
तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको अपनी मैम को अप्रोच करना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करवानी पड़ेगी। इसलिए ये कहा जाता है कि वेन एवर यू आर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन, यू हैव टू असाइन सम अथॉरिटी ऑल्सो। अगर आप किसी को कोई भी जिम्मेदारी दे रहे हैं कुछ काम करने की, तो उसके साथ आपको हमेशा उन्हें एक पावर भी देनी होगी कि छोटे मोटे डिसीजंस वो खुद से इस चीज के रिलेटेड ले सकते हैं। हर छोटी चीज के लिए उन्हें आप टीचर को अप्रोच करने की, मैनेजर को अप्रोच करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यही है हमारा सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या पॉजिटिव इफेक्ट है इसका? पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि इससे टारगेट इजीली अचीव होगा। अपने ऊपर लेके देखिए, अगर आपको अथॉरिटी मिल जाती है तो जो आपका टारगेट है वो आप इजीली अचीव करेंगे, और अगर आपको अथॉरिटी नहीं मिलती तो डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉइज, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन जाएगा, क्योंकि आप पे जो भी ड्यूटी होगी, आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप उसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि आपके पास पावर नहीं थी डिसीजन लेने की। तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लो होगा कि मैं अपना काम पूरा ढंग से नहीं कर पाया। So this is the positive effect and this is the violating effect. So children, let's come to the third principle of management, which is discipline. Discipline एग्जाम में बहुत ही कम आता है, बिल्कुल नॉर्मल जो डिसिप्लिन होता है। क्या होता है डिसिप्लिन? अनुशासन। सिंपल ये प्रिंसिपल यही कहता है कि काम अगर अनुशासन से होगा तो वो अच्छा होगा, रूल्स रेगुलेशंस के साथ होगा अच्छा होगा, डिसिप्लिन के साथ नहीं होगा तो डिसऑर्डर होगा, यानी कि काम टाइम पे सही तरीके से नहीं होगा। यही है इस प्रिंसिपल में। पॉजिटिव इफेक्ट बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, और वॉयलेटिंग इफेक्ट हाइट ऑफ डिसऑर्डर। कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। चिल्ड्रन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। ये हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देने के लिए एक ही मैनेजर होना चाहिए। एक सबऑर्डिनेट एक से ज्यादा मैनेजर से ऑर्डर नहीं लेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। M इज फॉर मैनेजर एंड S इज फॉर सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कौन है? जो मैनेजर के अंडर काम करता है। ये मैनेजर है, ये तीन सबऑर्डिनेट्स है। इस डायग्राम में मैं ये बता रही हूं आपको कि मैनेजर अपने तीनों सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहा है। इसका मतलब तीनों सबऑर्डिनेट को एक ही मैनेजर से काम मिल रहा है। सबऑर्डिनेट 1 को मैनेजर 1 से काम मिला है, सबऑर्डिनेट 2 को मैनेजर 1 से काम मिला है, और सबऑर्डिनेट 3 को भी मैनेजर 1 से ही काम मिला है। यानी हर सबऑर्डिनेट को एक ही मैनेजर से काम मिला है। अगला डायग्राम देखिए, ये है मैनेजर 1 और ये है मैनेजर 2। यहाँ पे भी तीन सबऑर्डिनेट्स है। अगर हम मैनेजर 1 को देखें तो मैनेजर 1 ने काम दिया सबऑर्डिनेट 1 को, सबऑर्डिनेट 2 को एंड सबऑर्डिनेट 3 को। अगर हम मैनेजर 2 को देखें तो उन्होंने काम दिया सबऑर्डिनेट 2 को और सबऑर्डिनेट 3 को। इसका मतलब सबऑर्डिनेट 1 को मैनेजर 1 से काम मिला है, लेकिन सबऑर्डिनेट 2 और सबऑर्डिनेट 3 को मैनेजर 1 से भी काम मिला है और मैनेजर 2 से भी काम मिला है। इट इज क्लियर। अब दिक्कत क्या होती है? सपोज मैनेजर 1 ने कहा कि मुझे सेल चाहिए इस महीने 1 लाख की, चाहे कैश में बेचो चाहे क्रेडिट पे बेचो। कैश मतलब कैश में, क्रेडिट मतलब उधारी पे, कैसे भी बेचो 1 लाख की सेल चाहिए ही चाहिए। उसी टाइम पे मैनेजर 2 बोलता है मुझे कैश सेल ही चाहिए, उधारी में एक भी सामान नहीं बिकेगा, सिर्फ कैश सेल होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से। अब बेचारे सबऑर्डिनेट 2 और सबऑर्डिनेट 3 जिनको ये भी ऑर्डर है कि 1 लाख की सेल भी करनी है कैश या क्रेडिट में, और ये भी ऑर्डर है कि कैश में ही करनी है क्रेडिट में नहीं करनी, तो वो किसकी बात सुनेंगे और किसकी बात नहीं सुनेंगे? वो तो दोनों मैनेजर से ऑर्डर ले रहे हैं। सो इट बिकम्स अ सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन कि किस मैनेजर की बात को सुनना है और किस मैनेजर की बात को नहीं सुनना। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि सबऑर्डिनेट चाहे नीचे कितने भी हो, पर उनके ऊपर लीड एक ही होना चाहिए जो कि ऑर्डर्स दे, ताकि सब सबऑर्डिनेट्स उसी मैनेजर की बात सुने और सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देने के लिए दूसरा मैनेजर ना हो। क्योंकि जब 2 लोग ऑर्डर देंगे तो दोनों में कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर होगा, जिस वजह से एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कंफ्यूजन की।
I hope this principle is clear because this is very important principle, children. Just go through it. पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, अगर मैं यूनिटी ऑफ कमांड ऑर्गेनाइजेशन में लाती हूँ तो इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब देखो मैनेजर ने आराम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने दे दी, अगर ये काम पूरा नहीं करते तो उसे पता है कि किसकी गलती है, इजीली वो फिक्स कर सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन अगर मैं यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं करती सो इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. इस केस में अगर सबऑर्डिनेट 2 ने अपना काम नहीं किया और मैं उससे आंसर मांगूंगी, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसरेबिलिटी, जवाब कौन देगा, इस गलती का जवाब कौन देगा, वो होता है अकाउंटेबिलिटी. तो अगर इस सिचुएशन में सबऑर्डिनेट 2 ने अपना काम नहीं किया तो अगर मैनेजर 1 इससे पूछेगा कि काम क्यों नहीं किया तो ये बोलेगा मैनेजर 2 ने कुछ और कहा था, और मैनेजर 2 पूछेगा तो बोलेगा मैनेजर 1 ने कुछ और कहा था. आप उसे गलत नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो मैनेजर 1 का ब्लेम मैनेजर 2 पे डालेगा और मैनेजर 2 का ब्लेम मैनेजर 1 पे डालेगा. इसीलिए काम हमेशा इस तरीके से डिवाइड होना चाहिए कि एक पर्सन को ऑर्डर एक ही मैनेजर से मिले. इसी को कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. ओके, सो दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच वी हैव रेड. और अब हम 3 और पढ़ेंगे, मे बी टुडे और मे बी टुमारो. तो आपको ये चारों समझ आ जाएंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है इस वाले 4 प्रिंसिपल्स में, कुछ टॉपिक समझ नहीं आया है, कोई प्रिंसिपल समझ नहीं आया है जो आप चाहते हैं मैं दोबारा से पढ़ाऊं आपको, प्लीज लीव इट इन द कमेंट बॉक्स ताकि मैं उसे दोबारा से पढ़ा सकूं. और आई होप आपको वीडियो सही लग रही होंगी. तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर बैचमेट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं दोबारा जब भी वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू वीडियो आ चुकी है और आप उसे, so that you can just go through the video again. कोई भी डाउट है प्लीज लीव इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट और मैं उससे वीडियोज भी बनाऊंगी और आपको उसके आंसर्स भी दूंगी. टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.